Hi, and welcome to another episode of Hippo Brain. Here is where we have hippo-sized conversations with people with hippo-sized brains. It's a varied mix of people that we try and get to the table and try and ensure we have conversations that you can enrich yourself from. We find it extremely enriching. Our guest today is an outstanding man and a player, and I've had the great pleasure of interacting with him on a few occasions. I wish it was many more occasions, but without giving it away, Rajesh, over to you to introduce our guest for today. Thank you, Jamit. Welcome to another edition of Hippo Brain. Our guest today is India's greatest and most successful Kabaddi player, Anup Kumar. Anup was part of the 2016 Kabaddi World Cup team where India won Asian Games gold medal 2010 and 2014, South Asian gold medal, South Asian Games gold medal 2016. He was awarded the Arjuna Award in 2012. And then he was part of the Professional Kabaddi League. He played with U Mumba for 5 years. First 3 years in the finals. In the second year, he led Mumbai to the title. And then he moved to Jaipur Pink Panthers. And currently he is coach with Puneri Paltan. And he is also Deputy Commissioner of Police in his native state of Haryana. अनूप, हिप्पो ब्रेन में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो अनूप, शुरू करते हैं पहले आपकी कहानी से। तो आपका एक जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, गुड़गांव के बाहर। उधर से कबड्डी कैसे? देखिए सर, मेरा जो होम टाउन है गुड़गांव है, गुरुग्राम, और गुड़गांव के पास ही मेरा गांव है पलड़ा। हिंदी में पलड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में पलड़ा मेरे गांव का नाम है। तो जो मेरी शुरुआत हुई कबड्डी की वो मेरे गांव से हुई। मेरे गांव में मेरे से पहले बहुत से खिलाड़ी थे जो कबड्डी खेलते थे, और उनको देख देख के मैंने कबड्डी स्टार्ट की। मैं उनको देखता था खेलते हुए, तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी कबड्डी खेलनी चाहिए, मुझे भी इनके जैसे खेलना है, इनका जैसा बनना है। तो उन्हीं से मैंने सीख ली। वहीं पे मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की। जो भी मैं मतलब पहले तो मैं देखने जाता था, खाली उनको जो खेलते थे तो देखने के लिए जाते थे, वो भी डेली नहीं, कभी कभी, कि कबड्डी कैसे खेलते हैं, कौन कौन खेलता है, क्या होता है। जब तो बच्चे थे बिल्कुल, तो ना तो इतनी नॉलेज थी उस टाइम पे, कुछ पता नहीं था कि कबड्डी हमारा फ्यूचर भी बन जाएगा, हम इससे जॉब भी करेंगे, हम अपने देश को रिप्रेजेंट भी करेंगे, या अर्जुन अवार्ड भी हमें मिलेगा। इन बातों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, पता ही नहीं था। और उसके अलावा बस खाली एक इंटरेस्ट था, अच्छी लगती थी कबड्डी, और उस अच्छे लगते हुए ना, उसी को देख के और बस ये लगता था कि मैं भी कबड्डी खेलूं। बस गांव में धीरे धीरे फिर स्टार्ट कर दिया, और मेरी जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल गांव के ग्राउंड से, गांव के जो मेरे खिलाड़ी थे उनके साथ मैंने कबड्डी की शुरुआत। सर, आपने गांव में स्टार्ट की कबड्डी, लेकिन तभी कोई कोचिंग, कोई कोच, कोई टीचर कैसा रहा तभी, कि खेलते खेलते सीखते गए, और आपने प्रोफेशनल कोचिंग, थोड़ी सी डिसेंट कोचिंग कब से चालू की? देखिए, मैंने जो मेरी प्रोफेशनल कोचिंग थी, मैंने स्टार्ट की मेरी जॉब लगने के बाद। मेरी फर्स्ट जॉब थी सीआरपीएफ 2005 में। 2005 में मैं अपनी पहली जॉब में लगा सीआरपीएफ में एज ए कांस्टेबल। और उससे पहले मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मतलब प्रोफेशनल कोच कोई भी नहीं था। मेरे गांव के सीनियर खिलाड़ी थे, वही बताते थे, वही सिखाते थे। कुछ उनसे सीखा, कुछ खेल खेल के सीख गए, और टीमों के साथ खेल के, अच्छे खिलाड़ी थे उनकी कॉपी करके, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे जो हमें टूर्नामेंट वगैरह में मिलते थे, उनको देखते थे, अरे ये कैसे खेलता है, ये हैंड रीच कैसे करता है, ये बोनस कैसे करता है, या ये टर्निंग कैसे करता है। उन्हीं से सब देख देख के ना, वही हम ग्राउंड में खुद करते थे। हमारे सीनियर भी बहुत ज्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, सच्चाई तो ये है। वो बेचारे एक ग्रामीण लेवल पे, रूरल लेवल पे खेल रहे हैं। मेरे गांव से कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है, मेरे को छोड़ के। मैं अकेला अपने गांव से इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। नेशनल खिलाड़ी मेरे गांव के 2 लड़के और हैं, वो जूनियर है बहुत ज्यादा, वो अभी खेल रहे हैं 2 साल 3 साल पहले। उससे पहले मेरे गांव से कोई अच्छा खिलाड़ी, मतलब अपर लेवल का खिलाड़ी नहीं था, पर वही हमें कोचिंग देते थे, उन्हीं ने हमें सिखाया, और उन्हीं की सीख की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो प्रोफेशनल कोचिंग गांव में कोई नहीं थी, खाली खिलाड़ी जो हमारे सीनियर थे वो सिखाते थे। और प्रोफेशनल जो मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई वो 2005 से स्टार्ट।
तो ये बिना प्रोफेशनल कोचिंग 2005 में सीधा सीआरपीएफ, ये कोई लक है कि ये मुझे तो सुनने को व्हाट आई अंडरस्टैंड, हो जो मैं सुनता हूँ कि गांव में कई कई टूर्नामेंट्स होती हैं, कभी कोई पैसे के लिए टूर्नामेंट होती है, कोई कप के लिए टूर्नामेंट होती है, और कंपटीशन एक बहुत ही उच्च स्तर का होता है गांव गांव में, एंड उसमें एक थोड़ा सा प्राइड होता है कि मैं मेरे गांव को दूसरे गांव के साथ, तो ऐसा यूज टू टेक पार्ट बहुत टूर्नामेंट्स में ओवर देयर। देखिए, टूर्नामेंट जो मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ ना, वो टूर्नामेंट की बदौलत है। मैं मानता हूँ कि टूर्नामेंट, जितने भी टूर्नामेंट, हम कोई भी कंपटीशन करते हैं ना, कोई भी गेम खेलते हैं, हम उस गेम से कुछ ना कुछ सीखते हैं हमेशा। हम हार से भी कुछ सीखते हैं, हम जीत से भी सीखते हैं। तो जो टूर्नामेंट मैंने खेले हैं ना अपने गांव में, अपनी गांव की टीम को लेके, टीम के साथ, उन टूर्नामेंटों की वजह से ही मुझे जॉब मिली। क्योंकि हम टूर्नामेंट खेलने जाते थे, वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या हरियाणा पुलिस की टीम, अपनी लोकल बता रहा हूँ, जो दिल्ली में बीएसएफ की टीम थी वो आती थी, सीआरपीएफ दिल्ली में थी वो आती थी, और अपना एसएसबी की टीम थी वो भी दिल्ली में रहती थी। जो सेंट्रल टीम होती है वो हमारे लोकल टूर्नामेंट सभी खेलते थे। आईटीबीपी की टीम भी दिल्ली में थी, नरेला में। तो जैसे लोकल टूर्नामेंट जो होते थे ना, कैश प्राइज के, या 20,000 रुपए या 31,000 रुपए, 11,000 रुपए, ऐसे टूर्नामेंट होते थे पहले। ये तो बहुत ज्यादा प्राइज हो गया उस टाइम पे। वो सारी टीमें टूर्नामेंट खेलने आती थी। तो मैं अपनी गांव की टीम में खेलता था। तो गांव की टीम में खेल खेल के उनके साथ ना, हम उनसे सीखते भी थे, उनके साथ मैच खेलते थे, कभी किसी टीम को हरा भी देते थे, फोर्स की टीम को भी हराते थे हम गांव की टीम को लेके। तो उसी से लोग मुझे पहचानने लग गए कि भाई फलाने गांव की, पलड़ा गांव की एक टीम है, उसमें एक लड़का है और वो ऐसा ऐसा खेलता है। तो सभी कोचों की नजर मेरे पे थी। कोचेज सब ऑब्जर्व तो करते हैं, टूर्नामेंट में देखते हैं, अपनी टीम के साथ खेलते हैं, तो ये अच्छा खिलाड़ी, इसको हम टीम में लेंगे तो भाई हमारी टीम अच्छी बनेगी। उस उन टूर्नामेंटों की बदौलत मेरी जॉब सीआरपीएफ में लगी। जो हमारे कोच थे सीआरपीएफ के, जो मेरे गुरु जी हैं, जिनको मैं आज भी गुरु मानता हूँ, उनसे ऊपर मैं किसी को नहीं मानता, से अमर सिंह यादव जी, जिन्होंने मुझे सीआरपीएफ में भर्ती कराया, वो मेरे गुरु रहे हैं। और एक टूर्नामेंट चल रहा था दिल्ली में, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली छावला गांव है एक बीएसएफ का, जहाँ पे कैंपस है काफी बड़ा, छावला गांव। वहां पे टूर्नामेंट चल रहा था, तो वहां पे हमारा और बीएसएफ का मैच हो गया, सीआरपीएफ का, सॉरी। तो हमारा सीआरपीएफ का और हमारा मैच हुआ। उस मैच में हम हार गए लास्ट में जाके। तो मेरी परफॉर्मेंस उस मैच में बहुत अच्छी थी, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मेरी शायद 1 या 2 टैकल थे, बाकी सारी रेड मेरी सक्सेसफुल थी। तो मैच खत्म हो गया, हम हार गए। हम गांव की टीम थी, हम आके बैठ गए साइड में। तो वहां पे कोच साहब आए, अमर सिंह जी। हम जानते नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कौन कोच है कौन नहीं, इतना नॉलेज नहीं थी ना ज्यादा। और वो हेड कोच थे, वो टूर्नामेंट में कम आते थे, जूनियर कोच आते थे, उनके बारे में थोड़ा पता था, टीम के साथ रहते हैं कोच हो। तो वो आए, उन्होंने आते ही पूछा, भाई क्या करते हो आप लोग? बोले जी हम पढ़ते हैं सब। तो मेरे से स्पेशली पूछा, आप क्या करते हो? मैं कहा जी मैं पढ़ता हूँ 11th में। बोला बेटा जॉब करोगे? मैं कहा सर बिल्कुल करूंगा। मैं कहा सर कहाँ पे? वो बोला मैं सीआरपीएफ का कोच हूँ, अमर सिंह नाम है मेरा, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और अभी हमारी वैकेंसी निकलने वाली सीआरपीएफ में। तो वहां पे जैसे ही वैकेंसी निकलेगी आप मेरे कांटेक्ट में रहो, मैं अपना नंबर आपको देता हूँ। हमारे पास फोन थे नहीं उस टाइम पे। उन्होंने अपना नंबर दिया। मेरे ख्याल से 2 या ढाई महीने के बाद ही वैकेंसी निकल गई सर। और उस वैकेंसी में उन्होंने मुझे भर्ती कर लिया। हम लोग 12-13 लड़के भर्ती हुए थे उस भर्ती में, और मतलब 13 में मैं भी शामिल था। तो वहां से मेरा करियर जो है प्रोफेशनल स्टार्ट। कैसा रहा आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग? तभी कैसे स्टार्ट हुआ? गांव से आप आ गए, अभी जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल है, सीआरपीएफ है, कोच है, टीम है, रोज प्रैक्टिस होती होगी। ये कैसा रहा फ्रॉम गांव में खेलते खेलते टू प्रोफेशनल प्रॉपर ट्रेनिंग? देखिए, गांव में हमने गांव में भी की थी, पर गांव में तरीका नहीं था प्रॉपर। कोई एनआईएस क्वालिफाइड नहीं था, प्रोफेशनल कोच नहीं था वहां पे सर। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या थी जॉब की, पैसे की। एक सबसे अच्छा काम ये हुआ कि मेरी जॉब लग गई, घर फैमिली की टेंशन खत्म। क्योंकि फैमिली को बिल्कुल ये नहीं था। उस टाइम पे मेरी सैलरी थी, फर्स्ट सैलरी मेरी शायद 4200 के आसपास, शायद नहीं, हाँ 4100 या 200 ऐसा कुछ था। 4000 रुपये, 4200 रुपये मेरी फर्स्ट पेमेंट। तो पेमेंट स्टार्ट होगी, फैमिली की टेंशन खत्म, मेरी टेंशन खत्म।
अपना डाइट का खर्चा मुझे मिल गया, मुझे अपना अच्छा खाना है, अच्छी मेहनत करनी है, उसके अलावा कोई अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी डाइट खानी, बस यही काम था। क्योंकि फैमिली को ना तो मेरे से कुछ देना था ना देना था। फैमिली ने बोल दिया भाई तेरी जॉब लगी, अब तू खा पी अपनी मेहनत कर, जो तुझे करना कर, कोई दिक्कत ही नहीं। एक वो टेंशन खत्म होगी, प्रोफेशनल कोच मिल गए, अच्छे खिलाड़ी मिल गए। सीआरपीएफ की जब मैं भर्ती हुआ ना सर, काफी अच्छी टीम थी। सुंदर सिंह अर्जुन अवार्डी है, कुलदीप सिंह इंटरनेशनल है, और अपना विकास इंटरनेशनल, काफी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। राकेश मनप्रीत छोड़ के गए थे, राकेश कुमार और मनप्रीत सिंह जो अभी है, ये भी सीआरपीएफ में थे, पर ये छोड़ गए थे मेरे ज्वाइन करने से पहले। इन्होंने, एक ने रेलवे ज्वाइन कर लिया था, एक ने ओएनजीसी। तो अच्छे खिलाड़ी मिल गए, अच्छी कोचिंग मिलने लगी, अच्छे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मिल गई। मुझे और क्या चाहिए था, मुझे यही चाहिए था बस। और उनके साथ प्रैक्टिस कर करके फिर गेम मेरा थोड़ा और अप हो गया, कंपटीशन अच्छे, हम ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट खेलने लग गए। पहले हम गाँव में खेलते थे, फिर हम ऑल इंडिया टूर्नामेंट, हमारे साउथ में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट होते हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट होते थे, कैश अवार्ड, कैश प्राइज के। वहां पे सीआरपीएफ की हमारी टीम जाती थी, और नए नए खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला, उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। वो सब सीख के और फिर अपने इसको कंटिन्यू रखा, अपने रिदम को जो भी। अनूप, इसमें आप में अलग क्या था? गांव में काफी बच्चे खेलते थे, कबड्डी अभी भी खेली जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो अर्ली इयर्स जो आपके थे, जब आप 11 स्टैंडर्ड में थे और उसके पहले, तो आप में अलग ऐसा क्या था? एक तो टैलेंट, नेचुरल टैलेंट होता है, बट अंदर से भी ये होना, उमंग होनी चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं मेहनत करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। तो आपको क्या लगता है? देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली सी बात बताता हूँ आपको मैं। एक तो लक काम करता है खिलाड़ी का, खिलाड़ी या किसी भी फील्ड में जाओ, उसका लक काम करता है, मैं मानता हूँ इस बात को। मेरे लक ने मेरा पूरा साथ दिया है, बिल्कुल। दुआएं शायद लोगों की रही है, मेरे परिवार की या मेरे फैमिली सर्कल की, यार दोस्तों की, उनकी दुआओं ने कुछ काम किया, मेरा लक हमेशा अच्छा रहा है। और आप अगर नोटिस करोगे ना, किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी फील्ड में देखो, अगर आदमी मेहनत करता है ना, तो उसका फल उसे मिलता है। तो खिलाड़ी इतना हार्ड वर्क करता है, खिलाड़ी बहुत सारे हार्ड वर्क करते हैं, तकरीबन सब करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, पर हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, हर कोई साइना नेहवाल नहीं बनती, सभी नहीं बनते ना, सभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। वहां पे लक काम करता है। तो मेरा लक ने भी काम किया, और दूसरी मेरी मेहनत। मैं खुद कहता हूँ इस बात को कि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की है, और उस टाइम पे जुनून था बिल्कुल। ये नहीं था कि हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मुझे अर्जुन अवार्ड लेना। मुझे अच्छा लगता था खेलना, ग्राउंड पे उतर गए। सबसे अच्छा जब लगता था कि किसी टीम के साथ मैच हो गया कि एक मैच में, पूरे मैच में कोई टैकल नहीं हुआ। जिस दिन एक मैच में, पूरे मैच में 40 मिनट के मैच में अगर कोई टैकल नहीं होता था मेरा, चाहे वो कैसी भी टीम होती, चाहे वो अच्छी टीम होती, चाहे वो खराब होती, मन में ना एक अलग सी फीलिंग आती थी, बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था। यार आज उस टीम के साथ मैच था, मेरी एक भी टैकल नहीं हुआ, इसका मतलब मेरी मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका मुझे फल मिल रहा है। ये और खिलाड़ी के मन में हमेशा रहती है, वो कहीं भी ग्राउंड में, फील्ड में जाता है तो हमेशा अच्छा खेलने की सोचता है। पर अच्छा वो तभी खेल पाता है तो वो मेहनत करता है। अगर आप मेहनत अच्छी करोगे तो आपकी सफलता को, आपके अच्छे दिनों को कोई नहीं रोक पाता। और मेरे लक ने मेरा साथ दिया हमेशा, और मेहनत मेरी थी, उस मेहनत की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंच गया। और फिर सीआरपीएफ के सब टूर्नामेंट्स चलते हैं, फिर उधर से इंडिया नेशनल टीम, वो आपकी जर्नी कैसे रही? देखिए, जर्नी काफी अच्छी थी, बहुत ज्यादा खुशी थी। मैं 2006 में मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, साउथ एशियन गेम श्रीलंका, और मैं सीआरपीएफ में भर्ती हुआ 2005 में। मैंने 1 साल 1.5 साल मेहनत की। मैं नेशनल खेला दिल्ली से, हरियाणा में ही नेशनल हुआ था, पेवा में। मैं उसमें ये तो नहीं कहता कि मेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, पर मैं काफी अच्छा खेला। उस नेशनल के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल कैंप के लिए, और नेशनल कैंप में मैं यंग था बिल्कुल। हमारे सीनियर ये संजीव कुमार, रमेश करमारा, बहुत सारे, राकेश, मनप्रीत, दिनेश कुमार, जितने भी अर्जुन अवार्डी, सब उस टाइम पे ये पीक पे थे बिल्कुल, ये सीनियर थे। मेरे ख्याल से मैं और अजय ठाकुर जो 2 खिलाड़ी थे वहां पे, सबसे जो जूनियर थे। मेरे से जूनियर अजय था, अजय के बाद मैं सेकेंड वन था। तो मुझे मौका मिला नेशनल कैंप करने का, और नेशनल कैंप में मैंने वहां पे जाके उन खिलाड़ियों से, जो जिन खिलाड़ियों के साथ मैं कभी कभी खेलने का मौका मिलता था, कभी बात करने का भी मौका नहीं मिलता था, या बोलते भी नहीं थे, इतना गैप रहता था उस टाइम पे। जैसे कि अगर सीनियर खिलाड़ी हमारे साथ, अगर कोई हमने दिख गया ना सामने से, तो हम रास्ता कट करके निकलते थे,
इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इतना मतलब उनसे उनके सामने नहीं जाते थे। सच्चाई है, बिल्कुल मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। ये 2005, 6, 7, 8 मतलब 10 तक की बात लगा लो आप, जो सीनियर खिलाड़ी है उनसे अलग जाना। तो वहां पे नेशनल कैंप मिल गया। नेशनल कैंप मिलने के बाद मतलब और ज्यादा अलग से एक्साइटमेंट एक भाई कि यार मैं नेशनल कैंप में शामिल हो गया। जो काम मेरे डिस्ट्रिक्ट में किसी ने आज तक नहीं किया, मेरे गांव से तो कोई था ही नहीं, मेरे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई नहीं था, तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा फील होता था वो सब फील करके, जैसे कि यार मैं नेशनल कैंप का आज पार्ट हूँ, नेशनल कैंप का, जो नेशनल टीम के हमारे मेंबर है, 40 मेंबर का जो कैंप लगा 35-40 का, उसका मैं भी एक मेंबर हूँ। तो बड़ी ज्यादा खुशी थी मुझे। और वहाँ नेशनल कैंप में जाके जैसे अच्छे कोच हमें मिले, 2-3 कोच मिल गए वहां पे, फिर फैसिलिटीज थोड़ी अच्छी मिल गई हमें, एक फिजियो वगैरह मिल जाता था, मेडिकल फैसिलिटीज थी, सीनियर खिलाड़ी थे, फिर उनसे जैसे हमें सीखने का मौका मिल गया वहां पे, क्योंकि वहां पे तो सब जो सुपीरियर जो प्लेयर थे हिंदुस्तान के कैंप में, तो वो सब थे, तो उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिला। और प्रैक्टिस कर करके उनके साथ उनसे सीखा भी, बहुत कुछ सीखा, कोचेज ने सिखाया, सीनियर प्लेयर्स ने सिखाया। तो नेशनल कैंप का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, और मुझे नहीं सबको मिलता है अगर कोई सीरियस होके काम करे तो। और जैसे मैंने सीरियस होके काम किया, जो हमारे सीनियर थे उन्होंने भी हमें खूब अच्छे से बताया, समझाया भाई जो हम स्किल करनी है, कुछ भी करना है, और कोचेस का तो मेन रोल था ही। तो वो सारी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही मेरी लाइफ में, और उनको मैंने प्रॉपर तरीके से किया। तो आपका गेम किस तरह से बदला? कुछ नई स्किल्स आपने ली, या टो टच बदला, या टेक्निकल कोई आप बता सकते हो कि आपका गेम वो लेवल तक जाने के लिए कोई कोचेस के द्वारा बदलता है ना गेम तो? देखिए, कोचेज, कुछ कोचेस बदलते हैं स्किल्स को, कुछ प्लेयर क्या करते हैं कि मैंने कुछ कोचेस से चेंज किया, और कुछ जो सीनियर खिलाड़ी थे उनसे चेंज किया। क्योंकि मैं जब स्टार्ट में कबड्डी खेलता था तो मेरे पास एक ही स्किल थी बस। मैं एक स्किल करता था, मैं जो राइट कॉर्नर था, मैं राइट कॉर्नर को टच करता था मोस्टली, या तो राइट कवर मिल गया तो, वरना राइट कॉर्नर। 99% मेरा वही जो मैं गांव में टूर्नामेंट में खेलता था। और मैंने सीआरपीएफ में जाके मैंने ये टो टच, बोनस, टर्निंग, जो टर्न वगैरह करते हैं या हैंड रीच करते हैं कॉर्नर को, ये सब मैंने वहीं पे सीखा, वहां पे स्टार्ट किया। फिर इन चीजों में मतलब परफेक्शन जो मेरा आया वो कैंपों में प्रैक्टिस कर करके, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके, सीआरपीएफ में भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते थे बोनस की, जैसे एक हफ्ता बोनस पे काम करना तो बोनस पे ही करना है। तो ये सारी स्किल्स ना मैंने सब प्रोफेशनल कबड्डी स्टार्ट, मेरा जो प्रोफेशनल जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद ये स्किल्स मैंने बनाई है सब नई, मतलब सब नए तरीके से किया। पहले मेरे पास कोई स्किल नहीं थी। अब मैं ये कह दूं कि मैं तो पहले से गांव में मैंने सब कुछ सीखा था, नहीं, मैंने सीआरपीएफ में स्किल सीखी, और उनमें परफेक्ट में धीरे धीरे हुआ कैंपों में प्रैक्टिस करके, या सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में, या टूर्नामेंट खेल के। तो ये सारी जो मेरी स्किल्स थी नई थी सब। एक स्किल में बड़ा कंफ्यूज रहा हूं मैं हमेशा, जंप। मैं हमेशा जैसे चैन से जंप करते हैं वो मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने प्रैक्टिस में भी किया। हाँ, जंप करते हैं जो कवर सामने से आ गया या कॉर्नर आ गया चैन लेके, मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, पर मेरे से कभी नहीं हुआ। प्रैक्टिस में कर लेता था थोड़ा बहुत, कभी कभी जैसे मैंने सोचता था अभी करूंगा, नहीं होता था, पता नहीं क्यों, फिर मैंने छोड़ ही दिया। ट्राई किया बहुत लंबे टाइम तक, मतलब कि ये मान लो कि मैंने कम से कम 1 साल जंप पे वर्क किया, पर फिर भी हो नहीं पाया, तो वो मैं कर नहीं पाया लाइफ में। एक जंप है और दूसरा डुबकी है। हाँ, डुबकी, सॉरी, डुबकी पे मैंने काम नहीं किया सर, ये सच्चाई है। मैंने जंप पे काम किया, डुबकी पे मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि डुबकी मुझे अच्छी नहीं लगती थी बिल्कुल। मगर ये भी कोई स्किल, और पहले स्किल ज्यादा थी भी नहीं है। हमारा एक खिलाड़ी था रमेश करमारिया, अर्जुनावाड़ी है, रमेश रमेश कुमार, हरियाणा से है, हरियाणा पुलिस में ही है वो भी। वो एक दुबकी करते थे, लगाते थे बस, उसके अलावा कोई खिलाड़ी नहीं जो दुबकी लगाता था। दुबकी तो प्रदीप नरवाल ने फेमस की है आके फिर दोबारा से, वरना बीच में बहुत कम, कोई एक आधा खिलाड़ी, कोई कोई। तो ये परफेक्ट टाइम है सर बात करने का, पीकेएल, प्रो कबड्डी। जी जी। सडनली कबड्डी एक्सपोर्ट है, गांव में खेला जा रहा है, सीआरपीएफ कोई खेल रहा है, काफी इंडियंस खेल रहे हैं, लेकिन काफी इंडियंस है जो खेले हुए हैं, लेकिन मालूम ही नहीं कि क्या टूर्नामेंट कैसा चल रहा है, टीवी पे कभी देखा नहीं। सब कुछ है, क्रिकेट है, कोई स्टार, एक प्लेयर भी किसी को, मीन्स कोई कबड्डी से जुड़ा नहीं हो तो कोई प्लेयर का नाम भी नहीं ले पाया। लेकिन सडनली पीकेएल आ गया,
क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा? और आपने पहले जब सुना कि ये पीकेएल आ रहा है, आपके माइंड में क्या था? देखिए बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था ऐसा कुछ भी। जैसे स्टार्टिंग में तो वह चारू शर्मा जी बहुत हम लोगों से मीटिंग करते थे, वही बताते थे ना। हम नेशनल कैंप में थे बेंगलोर से, बेंगलोर में जो शूट वगैरह हुआ था, प्री शूट पहले सीजन का, वो बेंगलोर में स्टार्ट हुआ। तो मैं सच बता रहा हूँ, हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जैसे मैं और राकेश, हम हमेशा रूम पार्टनर रहते थे, हम यही करते थे। जैसे हमारे बलवान सिंह कोच है, जो वो बोलते हैं क्या ड्रामा कर रहे हो, क्या बकवास है, तो हम भी जैसे सामने तो किसी के नहीं बोलते थे, पर हमेशा पीछे से यही बात करते थे। जैसे चले गए वहां से, रूम में गए, यार ये ड्रामा है, डेली का प्रैक्टिस करके आओ, थक जाते हैं, उसके बाद इनका लेक्चर सुनो, कोई शूट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये होना तो कुछ है नहीं, बेफालतू में बकवास में ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस करके आराम करें। बिल्कुल भरोसा नहीं था सर, बिल्कुल भी, ये सच्चाई है। और मुझे नहीं, किसी को भी, सब सोचते थे यार प्रो कबड्डी लीग होगा क्या, नहीं होगा, इतने पैसे कौन टीम लेगा कबड्डी का, कोई कोई देखता ही नहीं था कबड्डी, ना कबड्डी के बारे में नॉलेज था किसी को, किसी को पता ही नहीं था कि हमारा ये कबड्डी जो गेम है, ये इतना अच्छा गेम है कि इसको पब्लिक इतना लाइक करेगी अगर ये लाइव आ गया तो हमारा जो फीडबैक था ना उस टाइम का, वो बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल ये नहीं था कि होगा। पर उसके बाद फिर पता चलता है कि हाँ भाई फ्रेंचाइजीज आ गए, टीम खरीदी गई, टीमों के नाम हो गए। फिर लास्ट में इन्होंने जो फाइनल शूट किए, जो एड वगैरह आनी थी कि भाई इतने दिन के बाद एड आ जाएगी, उसके लिए फाइनल शूट ये हो रहे हैं, फिर थोड़ा हमें भी लगा यार हाँ ये तो होगा स्टार्ट। और सर जैसे ही स्टार्ट हुआ लीग, मैं उस टाइम पे इंजर्ड था, मेरी आंख में प्रॉब्लम थी, मेरी आंख में फंगस हो गया था सर, और मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी देखने में ना। मेरा आई विजन राइट आई का शायद 70% खत्म था, मुझे 30% ही दिखता था उस टाइम पे, काफी ज्यादा दिक्कत थी। तो वो प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम के साथ मैं सोचने लग गया, फिर मुझे टेंशन होगी यार, मेरे को तो खेलना था, क्योंकि मेरा पीक टाइम था सर वो, मैं उस टाइम पे बिल्कुल अच्छा था, इसमें नो डाउट, गेम मेरा काफी अच्छा था। तो मुझे लगने लगा यार मैं खेल नहीं पाऊंगा, दिखता तो है नहीं आंख से, और अब ये प्रो कबड्डी लीग हो रहा था, इसमें मेडिकल वगैरह सब हो गए, तो निकाल देंगे मेडिकल में, चाहे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं करंट का अर्जुन अवार्डी भी हूँ, पर बोलेंगे यार मेडिकल अनफिट है, इसको तो खिलाएंगे नहीं, जो लीग वगैरह के रूल होते हैं। तो बड़ी टेंशन थी मुझे। फिर उसके बाद हमारे कैंप स्टार्ट हो गए, टीम बन गई, बड़ी खुशी हुई भाई, टीम बॉम्बे टीम में मैं चला गया, भास्करन सर हमारे कोच हो गए, उनके साथ नेशनल टीम में मैंने काम भी किया, उनके नीचे खेला भी हूँ, प्रैक्टिस की। काफी अच्छे, बहुत अच्छे इंसान है। फिर उसके बाद जैसे हमारे प्री कैंप स्टार्ट हो गए, कैंप लग गया, कैंप में भी नहीं गया मैं, क्योंकि मेरी आंख में दिक्कत थी। मैंने बोल दिया सर मैं तो खेल गेम के टाइम आऊंगा, और सारा कुछ हो गया। मैच स्टार्ट होने के मैं 2 या 3 दिन पहले गया, पहले सीजन स्टार्ट हुआ उससे मैं 2-3 दिन पहले मैं मुंबई गया। मैंने एक दिन प्रैक्टिस की टीम के साथ, वो भी ऐसे ही बैंडेज वगैरह लगा के। 2 दिन के बाद वेट होना था, वेट हो गया, और फिर एक धमाकेदार इनिंग स्टार्ट, पीकेएल प्रो कबड्डी लीग, बड़ा अच्छा लगा। और पहला ही मैच, शायद हमारा पहला मैच था, फर्स्ट मैच हमारा जयपुर के साथ, पहला ही मैच हुआ। पहले मैच में ही मेरे ख्याल से मैं ठीक खेल रहा था, मेरा थे 8-9-10 पॉइंट या सुपर 10 था, पता नहीं, मुझे इतना तो याद नहीं है। पर पहले ही मैच में शुरुआत काफी अच्छी, पहले ही मैच में अनूप अनूप होगी पूरे स्टेडियम में। और 2 दिन के बाद जो फीडबैक मिला उसमें, कोई उससे फिर इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है सर। जिस गेम को हम कोई जानता नहीं था, कोई पहचानते नहीं, उसके बाद एकदम से कोई गेम को देखता है, और उसमें सबसे पहला नाम ही अगर मेरा खुद का आ जाए या आपका खुद का आ जाए उस गेम में, तो आप सोच सकते हैं कि आदमी, मतलब ऐसा हो जाता है जैसे बस मरने में कसर नहीं रहती, और खुशी इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो वही हाल मेरा था। तो सर इसमें दो तीन चीज हुई मेरे हिसाब से जर्नी में। नंबर 1, ऑक्शन, प्लेयर्स जी के ऊपर बोली लगी, एक तो वो कैसा लगा। फिर दूसरा, आपने नेशनल्स के लिए खेला, इंडिया के लिए खेला, कई कई इंटरनेशनल गेम्स के लिए खेले, लेकिन जो रिकग्निशन एक अपना इंडियन प्रो कबड्डी में मिला, जो क्लब माना जाता है, ऐसा नेशनल तो है नहीं बट क्लब माना, लेकिन रिकग्निशन वहां से मिली। अभी गांव क्या, शहर में सब जगह अभी आप जाओगे कहीं भी तो आपको पहचानते हैं लोग। जी नाउ सर। दो चीज, एक तो ये ऑक्शन और ये पैसा और ये ट्रेनिंग कैसा लगा, और दूसरा ये जो आपको शोहरत मिली सडनली, आपने बहुत ही हाई लेवल नेशनल भी खेला, लेकिन ये ये गेम से पीकेएल से शोहरत मिली, ये दोनों के ऊपर आप कुछ बात कर सकते हैं तो। देखिए सर,
ऑक्शन जो हुआ ना, ऑक्शन में मैं खुश नहीं था, मैं सच्चाई बताता हूँ। अब तो जो भी है सब सच है, क्योंकि मेरा प्राइस था तब सबसे हाईएस्ट था राकेश कुमार। करेक्ट, कुछ मैक्स 60 lakhs का पर्स था, मेरे को याद है। मैं फर्स्ट ऑक्शन में सर मैं गया था बिड करने को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 60 lakhs का पर्स था और हमें को कोई मालूम ही नहीं कौन सा प्लेयर कहाँ था, बट बराबर राकेश का हाईएस्ट था मेरे ख्याल से। राकेश का हाईएस्ट था, उसको मानता हूँ भाई मैं, वो डिजर्विंग था, वो अच्छा खिलाड़ी था और मेरे से अच्छा भी वो था भी, और है भी, हमेशा रहेगा भी। राकेश इज अ ग्रेट प्लेयर। तो उसकी मुझे ठीक है भाई, राकेश कुमार का सबसे हाई बिड गया, बहुत अच्छी बात है। पर उसके अलावा कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो मेरे से ऊपर थे, तो उस बात का मुझे थोड़ी सी फीलिंग थी वहां पे, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे सर ठीक ठाक खेल रहा था, और जो मेरा इंटरनेशनल रिकॉर्ड था वो काफी अच्छा था, वो तो बिल्कुल बेस्ट था, टॉप था। तो थोड़ी सी फीलिंग वहां पे जेलस फील हुई, जो मेरे से ऊपर ऑक्शन में गए, यार ये मैं इनसे अच्छा खिलाड़ी हूँ, ये मेरे से ज्यादा पैसे लेंगे। पैसे सबको चाहिए सर, सब पैसे पूरे थोड़ी लगते किसी को। यार मेरे इतने पैसे हैं, मैं ये मेरे 2 लाख रुपए ज्यादा में बिक गया। तो वहां पे थोड़ा सा फीलिंग वो अच्छा नहीं थी। पर उसके बाद जैसे सीजन स्टार्ट हुआ, पीकेएल ने फिर जो एक शुरुआत जो होती है, एक शुरुआत काफी अच्छी होगी, तो उस शुरुआत के साथ मैच खेल खेल के जो वहां पे क्राउड आता था, जो क्राउड चेयर करता था, मेरे नाम को लेके चेयर करता था, तो वो सब चीजें ना ढक गई, फिर वहां पे सब खत्म हो गया कि पैसे कम थे नहीं थे। मुझे फिर और ज्यादा मतलब अच्छा लगने लग गया, पब्लिक मतलब एक पहचान बन गई मेरे नाम से, पब्लिक जानने लगी। तो वो चीज जो ऑक्शन वाली चीज थी वो सब खत्म हो गई, क्राउड ने वो सब चीज दाब दी नीचे, दब गई। और उस दूसरी बात आप क्या कह रहे थे, एक तो ये ऑक्शन और ये कि, और और दूसरा क्या था? दूसरा तो कि शोहरत, जो शौहरत, रिकग्निशन मिला। जो आपको पीकेएल में मिला, जो आपको नेशनल्स जीत के इतना ना मिला हो, लेकिन बिल्कुल। पीकेएल खेलने के बाद जो आपको शौहरत मिली उसका। देखिए सर, सबसे पहले ना पीकेएल जो हमारा हुआ, प्रो कबड्डी लीग, उसमें हमारे जो फेडरेशन थी, या मशाल स्पोर्ट्स थी, स्टार स्पोर्ट्स था, जो जितनी भी फ्रेंचाइजीज जिन्होंने जिन्होंने टीम खरीदी, जैसे कि हमारे सीईओ जी कैलाश जी हैं ही हमारे साथ। उनका मैं ना बहुत मतलब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उन सबका, अपने जनार्दन सिंह गहलोत जी का, चारू शर्मा जी का, स्टार स्पोर्ट्स का, और जितने भी फ्रेंचाइजी है सबका। क्योंकि कबड्डी की कोई पहचान नहीं थी, ये सच्चाई है। और कबड्डी की जो पहचान दी प्रो कबड्डी लीग ने दी है। वहां पे अगर ये प्रोजेक्ट नहीं आता प्रो कबड्डी लीग का, तो ये कुछ भी नहीं होता, ना कोई फ्रेंचाइजी आता, ना कुछ कोई टीम बनती, ना हमें कोई जानता। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद हमें खुद को प्राउड होता है अभी कि हम कबड्डी खिलाड़ी हैं, वरना उससे पहले हमने एशियन गेम भी जीता है, हमने वर्ल्ड कप भी जीता है, हमने सारे टूर्नामेंट जीते हैं। कबड्डी अनबीटेड रही है हमेशा, लास्ट एशियन गेम को छोड़ के। तो हमें वो प्राउड वहां कभी फील नहीं हुआ, प्रो कबड्डी लीग में जो प्राउड फील हुआ। क्योंकि कोई भी इंसान हो सर, उसको ना पैसा चाहिए, पैसा सबको चाहिए, पर एक जो सम्मान है ना, सम्मान पैसे से बढ़ के। अगर आपको आपको पब्लिक जानती है, पैसा पता नहीं किस किस के पास है, पैसा बहुत लोगों के पास है, पर पहचान नहीं है। अब ऐसे ऐसे इंसान है जिनके पास अरबों खरबों रुपए, पर उनको कोई जानता नहीं। हमारे पास, हमें कबड्डी ने पैसा भी दिया और हमें इज्जत भी दी, हमें नाम भी दिया। और ये सारा हमें मिला प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट होने के बाद। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, और लाइव टेलीकास्ट हो गया कबड्डी का, लोगों को समझ में आ गई कि कबड्डी कितना इंटरेस्टिंग गेम है, हर 30 सेकंड में कुछ नया देखने को मिलता है। तो लाइफ बिल्कुल चेंज होगी हमारी। पहले कोई जान पहचान नहीं थी, कोई जानता नहीं था, ना पैसे थे ना कुछ और था। प्रो कबड्डी लीग आई, जैसे ही आई एकदम से धुआं उठा दिया प्रो कबड्डी लीग ने। पैसा भी मिला हमें, नाम भी मिला, पहचान भी मिली। अब कहीं भी बाहर निकलते सब जानते हैं भाई, ये प्रदीप नरवाल है, ये राकेश कुमार है, ये नवीन कुमार है। सब जानते हैं, कबड्डी की बदौलत जानते हैं, प्रो कबड्डी लीग की वजह से जानते हैं। तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और बहुत, मैं तो बहुत ज्यादा एक, मैं बोल नहीं पा रहा क्या शब्द है, मतलब जो ये स्टार्ट हुई ना प्रो कबड्डी लीग, इससे बड़ा इवेंट हमारा कुछ नहीं हो सकता था उस टाइम पे। जो ये डिसीजन लिया गया, जो एक प्रो कबड्डी स्टार्ट की गई 2014 में, वो एक अच्छा टाइमिंग था और एक अच्छा डिसीजन था, जिसकी वजह से कबड्डी का लेवल काफी। और इसी बीच में 2016 में आप वर्ल्ड कप भी जीतते हो, कबड्डी का वर्ल्ड कप। जी सर। तो वो कैसे रहा? क्योंकि 2016 में आप
यू मुंबा के लिए आपने टूर्नामेंट भी जीता पीकेएल में, और वही वर्ष वर्ल्ड कप भी जीता। तो ये दोनों आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स रहे होंगे। देखिए बिल्कुल, प्रो कबड्डी लीग तो चलो हम 2-3 सीजन से खेल रहे थे, पर अपना एक इंटरनेशनल इवेंट, वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा टूर्नामेंट, और उसको इंडिया ऑर्गेनाइज कराता है, वो हिंदुस्तान में होता है, हमारी कंट्री में होता है, हमारी हमारी जो फैमिली है, हमारे जो रिलेशन है, जो हमारा परिवार है हिंदुस्तान, उनके बीच में हमें, उनके सामने हमें खेलना है, उनके मतलब उनकी सपोर्ट के साथ हमें खेलना है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात थी। और वर्ल्ड कप हमारा स्टार्ट हुआ, एक अच्छे लेवल पे वर्ल्ड कप कराया। स्टार स्पोर्ट्स का जो मतलब सेटअप था, वो प्रो कबड्डी लीग से भी कुछ ना कुछ अच्छा किया था उन्होंने, काफी अच्छा था सब, सारी चीजें बहुत बेस्ट कराई गई थी। और वहां पे जो क्राउड था, हिंदुस्तान में हमारा वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारा ओपनिंग सेरेमनी एक अच्छे तरीके से कराई गई, और उसमें प्रो कबड्डी लीग में भी ऑडियंस वही होती है, पर प्रो कबड्डी लीग हमारा एक प्रोफेशनल हो गया, और यहाँ पे आ गया वर्ल्ड कप, एक हिंदुस्तान की बात आ गई, अपने देश की बात आ गई, अपने देश को रिप्रेजेंट करना, अपने देश के लिए खेलना, वो एक अलग प्राउड होता है, अलग ही फीलिंग आती है उसमें। तो वही फीलिंग हमें, मेरे में नहीं, सभी खिलाड़ियों में, मतलब काफी एक्साइटेड थे सभी जो वर्ल्ड कप के हमारे खिलाड़ी थे जितने भी। और वर्ल्ड कप का जो हमारा कंपटीशन था काफी अच्छा हुआ। हमने कोरिया के साथ हम मैच हारे, उसके बाद थोड़ा सा हमने मीटिंग वगैरह की, दोबारा से एक बूस्टअप किया टीम को, कोचेज ने, हमने, सीनियर खिलाड़ियों ने, और उसके बाद फाइनल तक टीम गई। ईरान के साथ एक अच्छा मैच हुआ, टफेस्ट मैच हुआ, उसमें अजय ठाकुर की जो परफॉर्मेंस थी आउटस्टैंडिंग थी। और शायद मैं तो इस बात को मानता हूँ, और कोई माने ना माने, अजय ठाकुर ही वो खिलाड़ी था जिसने वर्ल्ड कप जिताया हिंदुस्तान को। अगर अजय ठाकुर वहां पे नहीं खेलता या उस टीम में नहीं होता, तो शायद हो सकता है कि हम लोग ना जीत पाते। तो अपने देश को रिप्रेजेंट करना, देश को मेडल दिलाना, एक अलग ही फीलिंग होती है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि एक तो देश को रिप्रेजेंट करना, और अपने देश के टीम की कमान संभालना, एज ए कैप्टन खेलना, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी मेरे लिए। अपने देश में हमारा टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप, हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है, और उस वर्ल्ड कप टीम का मैं कैप्टन, और वो टीम वर्ल्ड कप में मेडल जीतती है, गोल्ड मेडल जीतती है, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। वहां पे हमारा फाइनल मैच होगा, हम लोग जीत गए, बहुत ही ज्यादा खुशी थी। आज आप, अगर आज भी आप वीडियो देखोगे, तो उसमें देखो कि आंखों से पानी निकल रहा है खुशी के मारे, इतनी ज्यादा खुशी थी कि मतलब बेहिसाब, बहुत ज्यादा। मैं खुद को ये सोच रहा था कि मैं एक यार छोटे से गांव का रहने वाला आदमी, एक नॉर्मल से परिवार में मैंने जन्म लिया, और आज मैं यहाँ तक पहुंच गया इस कबड्डी की वजह से। तो बस क्या बताऊं, कुछ बता ही नहीं सकता। लेकिन इसमें अनूप एक बात थी, आप साउथ कोरिया के साथ मैच हार गए। जी सर। उसके बाद टीम को, आप कैप्टन हो टीम के, आपने मोटिवेट कैसे किया? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ये, इंडिया वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम थी और एक साउथ कोरिया के साथ हारना, तो हार के बाद टीम को टर्न अराउंड करना, वो कैसे किया आपने? देखिए सर, बिल्कुल सही बात आपकी, कोरिया कोई इतनी अच्छी टीम नहीं थी कि वो हमें हरा दे, पर मैच का कुछ पता नहीं चलता, कई बार हम एक दो गलतियां कर देते हैं, और उसमें उस मैच में मेरे से गलती हो रखी है, दो जो इम्पोर्टेंट गलती है, जो टाइमिंग पे मैंने की। एक तो मैंने टोटच, उनका जो कैप्टन था वो मुझे टोटच करके गया, बिल्कुल टाइमिंग का जो पॉइंट था वो बहुत गलत टाइम का था। एक मैंने जन कुंगली का एंकल छेड़ के उसको 2 पॉइंट दिए थे, वो भी गलत टाइम पे था। पर फिर भी हार होगी, चलो कोई बात नहीं, हार जीत चलती है मैच में। और इतना ये था कि हमारा लीग का मैच है, लीग का पूल का मैच है, कोई दिक्कत नहीं, हार गई तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग बैठे, बलवान सर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। देखो मैं तो सीनियर खिलाड़ी था, मुझे तो इतना नहीं बोला, पर जूनियर खिलाड़ियों पे बरसे। फिर मैंने वहां पे थोड़ा उनको शांत किया, मैंने बताया सर कोई बात नहीं है, गलती हुई है, गलती की वजह से हम हारे हैं। हम ये भी नहीं कह सकते थे हम ओवर कॉन्फिडेंस थे, हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थे। पर कई बार क्या होता है कि हल्की टीम से भी ना टीम हार जाती है, एक दो टाइम पे कुछ गलतियां हो जाती है, उससे टीम हार जाती है। फिर मंजीत था, जसवीर था, मैं था, हम सीनियर खिलाड़ी थे, अजय था, हमने सब टीम बैठी, हमने कोचेस को बाहर भेज दिया, हमने कोच को बोला सर आप प्लीज बाहर जाओ, हम बात करते हैं। हमने बात की, भाई कोई बात नहीं है, देखो हमारा टूर्नामेंट है, हमारे देश में हो रहा है,
पब्लिक हमारे साथ है, ऑडियंस हमारे साथ है, कुछ हमें लाइव आके देख रहे हैं और बाकी सारा देश तो हमें टीवी पे देख रहा है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है। तो हमें उनकी सपोर्ट को खराब नहीं जाने देना, हमें अपनी मेहनत, हम उनसे अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हमें अपना गेम खेलना है, आगे से ध्यान रखना, कोई भी मतलब ऐसी गलती ना करे कि भाई ये टीम हल्की है या इसको हल्के में लेके खेले। चाहे हमारा किसी भी टीम के साथ हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, कोई भी टीम हो, हमें जो रिदम हम स्टार्ट करेंगे मैच का, हम उसी रिदम के साथ पूरे लास्ट तक मैच वहीं तक ऐसे ही खेलेंगे। और जितनी जो भी कैपेबिलिटी है किसी भी प्लेयर की, उसी एनर्जी के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में उतरना है। बस हमारी ये सब बातें हुई, फिर हमने कोचेस को बुलाया, कोचेस के सामने हमने दोबारा सर हमारी बात होगी और हम आगे से जो भी मैच होगा हम बिल्कुल यूज करके नहीं खेलेंगे। जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी, हम उस कैपेबिलिटी के साथ, उस एनर्जी के साथ ग्राउंड में उतरेंगे और मैच को फिनिश करेंगे जीत के साथ। ये सब बातें। तो सर ये तो इंटरनेशनल लेवल है जी लेकिन अभी पीकेएल में लीग मैचेस है, जी उसमें तो अनबीटन होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तुम हारोगे जीतोगे, हारोगे जीतोगे, सब टीम्स एक लेवल की होती है। लेकिन अभी ये पीकेएल में आप खेलते रहो, आई टेल यू व्हाट आई सॉ। पहला सीजन जब पीकेएल का था, थोड़े से खिलाड़ी थोड़े से अनफिट लगे मुझे, थोड़ा सा सीरियस इतना था नहीं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस था। लेकिन जो फर्स्ट सीजन के बाद सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, जो फिटनेस का फोकस आया, जो टीम्स आई, प्रोफेशनल टीम्स आई, प्रोफेशनल कोचेस इतने आ गए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आ गई कि फिटनेस का इतना करना है, न्यूट्रिशन का इतना करना है, ये करना है, ये पहले नहीं था। तो इसके ये जब आया तो ये प्लेयर्स अडेप्ट कैसे किए, और हर मैच के बाद ओनर को आंसर करना, फ्रेंचाइजी ओनर को आंसर करना कि आज हारे क्यों या आज जीते क्यों। तो ये दोनों पहलू आप मुझे थोड़ा समझा सकते हो तो? देखिए, सबसे पहले हार जीत की बात करते हैं, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं थी। 4 5 5 6 सीजन में खेला एज ए प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से गया। क्योंकि प्लेयर की टेंशन नहीं होती, प्लेयर का काम है खेलना। वो कई बार क्या होता है, अच्छा भी खेलता है, कई बार खराब भी खेलता है। जरूरी नहीं कि जो अच्छा खिलाड़ी हमेशा अच्छा खेलता है, लक होता है, दिन होता है नहीं खेल पाता, ठीक है। वो काम कोचेस का है भाई, आंसर देना फ्रेंचाइजी को, वो कोच देंगे। अभी मैं उस स्टेज पे आ गया, पर मेरे साथ अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट सीजन पुनेरी पल्टन में मैं कोच था, टीम खराब से खराब मैच खेली, मतलब जो टीम बिल्कुल अच्छी नहीं थी उसके साथ इतना गंदा प्रदर्शन करके मैच हार गए। जो टॉप की टीम थी बिल्कुल, जो विनर टीम है सीजन 7 की, बंगाल वॉरियर्स, वो टीम, उस टीम को हम हराते हैं। उस टीम को हराते हैं जो बिल्कुल लास्ट की टीम है, 11 12 नंबर की टीम है, उस टीम से हम हार जाते हैं। तो टीम, उसके बाद भी फ्रेंचाइजी का कोई मतलब रिएक्शन नहीं था। जय सर ने कभी भी ऐसा कोई मतलब कोई भी इस तरीके की बात नहीं की, कोई मुझे कुछ ऐसा फील हो यार हाँ फ्रेंचाइजी का कुछ प्रेशर है, कोई दबाव है। और कैलाश जी के बारे में तो छोड़ ही देते हैं, ये तो बिल्कुल मतलब स्पोर्ट्समैन की एक तो रिस्पेक्ट करना, एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी हो, मैं ये नहीं, तो मैं प्रो कबड्डी लीग में कोई भी, कोई सीनियर खिलाड़ी हो या कोई जूनियर हो, इनका बात करने का तरीका, इनका बिहेवियर काफी अच्छा है। तो इस बात की टेंशन मुझे अभी तक नहीं हुई और मैं आशा करता हूँ कि शायद आगे भी ना होगी। क्योंकि कोई भी सर, मैं देखो, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी कोच, कोई भी फिटनेस ट्रेनर, कोई भी डॉक्टर, ये कोई भी नहीं चाहता कि मेरा खिलाड़ी अनफिट रहे या मेरा खिलाड़ी ट्रेनिंग कम करे, या कोच कभी नहीं चाहता कि मेरी टीम हारे, या खिलाड़ी कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरा जो परफॉर्मेंस है, मैं आज खेल रहा हूँ अंदर, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना आए। सब अच्छा करने की सोचते हैं, पर फिर भी गलतियां होती है। पर दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत जब हम एक गलती एक बार कर दी, दोबारा कर दी, अगर हम वो गलती तीसरी बार करते हैं ना, फिर कोच को भी परेशानी आती है, फ्रेंचाइजी को भी दिक्कत आती है, वो भी, उनका भी प्रेशर बढ़ता है। और जो हमारे फिजियो या ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको भी दिक्कत आती है, यार हम तो इतनी चीज इनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, इतना अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये एक चीज को बार बार कर रहे हैं, वहां पे दिक्कत आती है। वहां पे प्लेयर का और कोच का काम है कि कोच को समझाए, प्लेयर को समझाए कि भाई आप ये गलती बार बार करो, इस गलती को मत करो, इस गलती की वजह से आप मैच हार रहे हैं, या इस गलती की वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन आ रही है। तो वो चीजें हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सिखाएं। बाकी हार जीत चलती रहती है, सब जीतने के लिए ग्राउंड में आते हैं, और एक टीम जीत के जाती है, एक हार के जाती है हमेशा। तो ये कोच और कैप्टन और टीम का है, मैट पे मुझे एक बार समझाइए प्लीज। जी जी, जो कैप्टन का महत्व है,
और वो बोलता है किसको क्या रेड करना। और मैं तो हमेशा देखता हूँ कैप्टन कुछ ना कुछ रेडर को बोलता है जाने के पहले, और अपना टीम को हैंडल करता है जब रेडर उधर जा रहा है। ये क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द कैप्टन? कैप्टन करता क्या है? जी कि कैप्टन का सर मेन रोल होता है, क्योंकि हम लोग अभी हमारा प्री कैंप होता है, हम प्री कैंप में प्रैक्टिस करते हैं। वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं किसी भी टाइम बता सकता हूँ, प्रैक्टिस में किसी भी टाइम रोक सकता हूँ प्लेयर्स को, भाई रुक जाओ, ये चीज आपने गलत करी, ये करना, अब ये करना है, अब इसको रेड भेजना है, मैं खड़ा होके करा दूंगा सब कुछ। कैप्टन का काम है सर, जो प्रैक्टिस में हम लोग काम कर रहे हैं, जो कोच ने काम प्रैक्टिस में कराया ना, वो काम कैप्टन को ग्राउंड में कराना मैच स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि हमें वहां पे टाइम नहीं मिलता, कोचेज को टाइम नहीं मिलता। और कोचेज को टाइम नहीं मिलेगा, उनको एक टाइम आउट मिलता है, उस टाइम आउट में क्या क्या बताएगा, बाहर से अगर ज्यादा चिल्लाएगा तो वार्निंग मिल जाती है। तो वहां पे कोच और कैप्टन की एक तो बाउंडेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। और कैप्टन है ना सर, कोई भी कैप्टन होना चाहिए बिल्कुल समझदार, बिल्कुल शार्प माइंड होना चाहिए, जो कि एकदम से हर चीज मतलब उसके दिमाग में रहे, हर प्लेयर के बारे में उसको डिटेल में पता हो कि कौन सी सिचुएशन में किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है, किसकी रेड करानी है। ये इसके लिए ना एक कैप्टन हो अच्छा होना बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। और कैप्टन का मेन रोल हो जाता है, जो 40 मिनट का गेम है ना, 40 मिनट में से ये मान के चलो 30 मिनट का गेम कैप्टन के हाथ में होता है। अगर कैप्टन हमारा अच्छा है ना, तो हारे हुए मैच को भी हम जीत सकते हैं, ये सच्चाई है बिल्कुल। क्योंकि उसको पता है कि उसका कौन प्लेयर किस टाइम पे काम करेगा, 4 का डिफेंस है तो किसको भेजना है, 3 का डिफेंस है किसको भेजना है। अगर उस टीम का कोई रेडर आ गया तो उसको राइट कवर खेलना है, दूसरे लेफ्ट कवर को हम राइट कवर खिला सकते हैं, वो उसके सामने अच्छा है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, कैप्टन को बताना चाहिए कि उनका डिफेंस कहाँ पे लूज है, अभी हमें टो टच मिल सकता है या हमें बोनस मिल सकता है, या कवर ज्यादा निकल के खेलता है उसको हम हैंड रीच से हम उसको कवर कर सकते हैं, या पीछे जो कॉर्नर है बैक ज्यादा बैक निकल रहा है, एक स्टेप आगे लेके उसको रीच मार सकते हैं। ये सब ऑब्जर्व करना काम है कैप्टन का, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैप्टन की, अगर एक रियल रोल देखे तो। बाकी कैप्टनसी कर रहे हैं कुछ कैप्टन ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो अपने गेम को देखते हैं मतलब टीम को देखते भी, वो टीम की कोशिश करते हैं पर उनसे हो नहीं पाता। तो ये जो कैप्टनसी का जो रोल है ना, वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारे सीनियर खिलाड़ी जो जो सीनियर है ना, उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा काम बताना, हम बता सकते हैं सर। अभी मेरे से कोई पूछे कि भाई सर आप कैप्टन थे, मेरा कोई जूनियर खिलाड़ी, भाई आप कैप्टन थे, आप कैसे हैंडल करते थे टीम को, या कैसे खिलाते थे, या कोई सिचुएशन जैसे भी आ गई उसको आप कैसे करते थे, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि हम लोग प्रैक्टिस में ऐसा करते थे, और ऐसा ही हमें प्रैक्टिस के बाद हमारे कोच ऐसा सिखाते थे, हमें भी ऐसा करना है, हम प्रैक्टिस में वैसा करते थे। वो काम ग्राउंड में मैं ध्यान में रखता था, भाई अभी क्या करना है, 4 का डिफेंस है तो कोच ही कराता था, वो दिमाग में थी, वो करा देते थे। अब मैं वो चीज बता तो सकता हूँ जूनियर खिलाड़ी को सर, पर उनको फॉलो तो वो उनको करना है ना, काम तो वो करेंगे ना उनको ऊपर। तो जितने हमारे कोचेज हैं, कोचेज तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, पर एक कैप्टन, और खासकर प्रो कबड्डी लीग में तो चलो फिर भी हम काम चला लेते हैं, पर हमें अपने नेशनल टीम के लिए एक कैप्टन इतना अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। और वहां पे एक कैप्टन का रोल जो होता है ना, रियल जो रोल होता है, वो बहुत जरूरी है वहां पे निभाना। तो आप एक टॉप कैप्टन रह चुके हो और अभी आप कोच बन रहे हो। जी सर। कैप्टन रहना तो मैट पे रहना, कंट्रोल करना, किसको कब भेजना। कोच बाहर रहता है, तब आप फ्रस्ट्रेट होते होंगे, गुस्सा होते होंगे लेकिन अभी आपको सर, मैंने कभी गुस्सा टीवी पे तो होते हुए नहीं देखा, ना कैप्टन ना कोच आपको सर तो देखिए, कैप्टन कूल का दर्जा देते हैं। तो ये आप कंट्रोल कैसे करते हो, और आप प्लेयर्स को हैंडल कैसे करते हो एज अ कोच एंड एज अ कैप्टन? देखिए सर, पहली बात गुस्से की, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, और मैं कंट्रोल कर लेता हूँ गुस्सा। और खास करके जहाँ पे अब टीवी पे कोई चीज हो रही है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऑडियंस, अब ये लाइव होता, अगर मान लो जी ऑन एयर होता पूरा, तो मुझे पता है ना कि जो मेरे फॉलोअर हैं या मेरे फैन हैं वो मुझे देख रहे हैं। अगर मैं एक बात भी अगर गलत कहता हूँ तो उसका कितना गलत असर पड़ेगा उनके ऊपर, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जो इज्जत कबड्डी ने मुझे दी है, जो कबड्डी की वजह से जो मेरी इज्जत बनी है, जो कबड्डी ने मुझे इतना प्यार प्रेम, इतने फॉलोअर, इतने फैंस दिए हैं,
मैं उनको ऐसे नाराज थोड़ी ना कर सकता हूँ कि मैं टीवी पे गुस्सा करूं उनके सामने, मैं मिस यूज कोई मिस वर्ड बोलूं या कुछ और मिसबिहेवियर करूं। इस चीज का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ सर। मैं कहीं भी कैमरे के सामने तो खासकर मैं कोई गलत वर्ड नहीं निकालता, वैसे पीछे से भी नहीं निकालता, ये भी सच्चाई है, पर कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं निकालता। मैं कंट्रोल करता हूँ, गुस्सा आता है पर कंट्रोल कर लेता हूँ। अगर कुछ बात मुझे कुछ बोलनी है कुछ अपने जूनियर प्लेयर को या अपने और किसी अपने साथी को, तो मैं अकेले में बोलता हूँ वो सब बात, चाहे गुस्से की बात हो या नॉर्मल गुस्से वाली बात में नॉर्मल वे में बोलना है तो अकेले में बोलता हूँ। और दूसरी बात प्लेयर को हैंडल करने की, सर जब से प्रो कबड्डी लीग आई है मुझे लगता है कि राकेश कुमार जो है हमारे सीनियर खिलाड़ी वही थे, राकेश, और मेरी बाउंडिंग काफी अच्छी थी। उसके बाद जितने भी प्लेयर थे ना सीनियर सब जूनियर थे सर, जूनियर थे मेरे साथ, तो वहां पे कोई हैंडल करने में कभी दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं अपना सबके साथ ना, मेरा नेचर काफी अच्छा था, मैं सबसे अच्छे से बात करना, चाहे वो जूनियर है, सीनियर की तो बात ही अलग है, सीनियर के सामने तो फालतू बोलना ही नहीं, जूनियर प्लेयर के सामने भी अच्छे से बात करना, उनके साथ उनके रूम में जाके बैठना, नेशनल कैंप वगैरह की बात बता रहा हूँ, या कोई हम टूर्नामेंट खेलने चले गए वहां पे सबके साथ बैठना, घूमने चले जाना, वॉकिंग करना, साथ में बैठ के खाना खाना, ग्राउंड टाइम में उनको कुछ अगर वो कुछ भी पूछते हैं उनको प्रॉपर तरीके से बताना, भाई ये काम ऐसे करना है, भाई साहब ये कैसे होगा, आप कैसे करते थे, बोनस कैसे करते हो, या आप टर्निंग कैसे करते हो, उनको 2 बार में बताना, ठीक है। तो सब मेरे साथ ना बाउंडिंग सभी प्लेयर्स की काफी अच्छी रही है हमेशा से, तो कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि कोई जूनियर प्लेयर मेरे सामने मतलब कोई उल्टी सीधी बात करे या मेरे सामने जबान लड़ा के बात करे या मेरे से उल्टा बोले, कभी इस चीज की दिक्कत ही नहीं आई कभी भी। और अभी ये एज ए प्लेयर हो गया, एज ए कोच थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी देखिए नए नए यंगस्टर आ गए, सब खिलाड़ी यंग आ गए, यंग प्लेयर और हम सीनियर प्लेयर हो गए, कुछ ने हमें खेलता देखा है कुछ ने नहीं देखा, तो अभी थोड़ी सी दिक्कत होती है। कई बार जो यंग प्लेयर है ना वो कर जाते हैं थोड़ा सा, वो गलत तो नहीं बोलते पर फिर भी जैसे प्रैक्टिस में बोलते बोलते भी वो कट मार जाते हैं, पर मैं भी थोड़ा अवॉइड कर जाता हूँ उस टाइम पे, कोई नहीं यार नए लड़के हैं, हो सकता है इतनी प्रैक्टिस ना हो उनसे, वो कम करना चाहते हैं इसलिए वो थोड़ा बंक मार रहे हैं, तो मैं कई बार अवॉइड कर जाता हूँ, कई बार उनको गुस्से में डांट देता हूँ, तो ऐसा चल जाता, पर अभी तक कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। और भगवान से चाहूंगा कि आगे भी जब तक मैं कबड्डी से जुड़ा हुआ हूँ ऐसी दिक्कत ना आए कि कोई जूनियर मेरे ऊपर चिल्लाए या जूनियर कोई मेरे से गाली देके बात करे, ऐसा दिन आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कबड्डी से दूर ही चले जाएंगे। अनूप, मेरे को एक पूछना था आपसे कि जो गेम में प्रेशर बहुत होता है, आपकी जो गेम में आपको कैप्टन के रूप में हर 10 सेकंड 15 सेकंड में डिसीजन लेना होता है, प्रेशर और लोग देख रहे हैं आपको, आपकी जो गलतियां होगी वो मैच के बाद भी काफी एनालाइज होगी, तो ये प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो, एक बात है। और दूसरी बात है कि गेम के बाद आप टीम के साथ बैठ के डिटेल में एनालिसिस होता है, पोस्टमार्टम जिसे कहेंगे, कि आपने हर प्लेयर ने ये किया वो किया, और फिर अगर कोई एक स्पेसिफिक प्लेयर ने कुछ गलती की है तो आप उससे भी डायरेक्टली बात करते हो, उसको सजेशन देते हो कि अगली बार ये नहीं करना है, ये आप कैसे, दोनों चीजें प्रेशर और पोस्टमार्टम? देखिए प्रेशर तो सर मैं बताता हूँ, मैं जितने दिन भी कबड्डी खेला हूँ ना सर, मैंने कभी ग्राउंड में मैं रहा हूँ, एक देखिए हमारा ज्यादा ही वन साइड मैच हो गया तो दूसरी बात है, वरना मैंने कभी हार नहीं मानी ग्राउंड में। आप पहले की तो अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि पहले कोई टेलीकास्ट नहीं था, कोई देखता नहीं था, पर प्रो कबड्डी के मैच आप पहले सीजन से आप किसी भी मैच को उठा के देखिए, हम चाहे लीड में है चाहे हम पीछे हैं, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं प्रेशर नहीं मानता सर कभी भी, ना लाइफ में मानना कभी, चाहे मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, चाहे मैंने पाकिस्तान के साथ मैच खेला, चाहे मैंने कोरिया के साथ खेला, चाहे ईरान के साथ, चाहे कोई भी टीम है या प्रो कबड्डी लीग में कोई भी टीम है, कोई भी खिलाड़ी है, मैं बिना प्रेशर के हमेशा खेल रहा हूँ, और ना ही मैंने कभी प्रेशर टीम पे कभी प्रेशर आने दिया है। मैंने हमेशा अपनी टीम को, जब भी मैं कैप्टन रहा हूँ मैंने टीम को खिलाया है, कैप्टन ना भी हूँ, कैप्टन ना होने के बाद भी जैसे मैं खेलता था, कैप्टन से पहले की बात कर रहा हूँ, हमारे सीनियर खिलाड़ी कैप्टन होते थे, जैसे सीआरपीएफ में या इंडियन टीम में राकेश कैप्टन था, उसके बाद भी मैं प्लेयरों को बताता था, मैं समझाता था, हमेशा मोटिवेट करना खिलाड़ियों को, कुछ नहीं है, गलती होगी होगी, बात खत्म, एक गलती होगी ना दोबारा नहीं करनी हमें, अगर हम ये सोच के ना करें भाई गलती होगी और उसको दोबारा करेंगे तो फिर होगी, तो 100% गलती होगी, एक गलती होगी कोई बात नहीं, गलती होगी, हम कुछ करेंगे तभी तो अच्छा होगा, करने से ही गलती होती है, करने से ही अच्छा होता है, हम उस चीज को भूल जाते हैं, मगर उसको भूल जाओ, गलती होगी कोई बात नहीं, दोबारा से करो, अच्छा होगा, हमेशा प्लेयरों को मोटिवेट किया है,
और कभी भी मैंने प्रेशर नहीं दिया, मैं कभी बिना प्रेशर के खेला हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, अभी जैसे इतनी फैसिलिटीज मिल गई है, अब तो हमें वीडियो एनालिसिस हमारे पास होता है। सारा मैच जो हमने मैच खेला है, टीम को बिठाया, हम लोग मैच हार गए, उसके बाद वीडियो एनालिसिस करते हैं, सारी टीम को एक साथ बिठा के सबको बताया जाता है, सबको दिखाया जाता है कि भाई ये हमारे टीम की परफॉर्मेंस है, और ये जो हमारी हार का कारण बना, ये टर्निंग जो मोमेंट था, इस मोमेंट की वजह से हम लोग, हमारी लीड कम होती गई या हमने मैच को खो दिया। ये सब बात होगी, ये उनको पूरा दिखा देते हैं, बता देते हैं। उसके बाद इंडिविजुअली जो हमारे सीनियर खिलाड़ी है ना सर, मैं मानता हूँ कि सीनियर खिलाड़ी से ज्यादा बात करनी चाहिए। जो हमारे यंगस्टर हैं, जो एनवाईपी है, जो नए खिलाड़ी है, उनसे ज्यादा अकेले में बैठ के बात करना थोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि उनपे प्रेशर आ जाता है। अगर उनसे अकेले में बैठ के कोई बात करे ना, तो शायद उनपे, मुझे लगता है, प्रेशर थोड़ा बहुत आता है। तो टीम के साथ बैठ के उन सबकी बात हो जाती है, फिर हम बात करते हैं सीनियर खिलाड़ी। हमारी टीम में 2 3 या 4 खिलाड़ी होते हैं सीनियर, उनसे फिर बात करते हैं, उनसे भाई ये गलती यहाँ हुई है, ये गलती दोबारा नहीं करनी। इस टीम के साथ नेक्स्ट मैच हमारा इस टीम के साथ है, उसमें भी सेम क्वालिटी के रेडर हैं, सेम क्वालिटी का डिफेंस है, तो उनके सामने भी हमें इस तरीके से नहीं खेलना है। वो सब बात हम सीनियर प्लेयर्स के साथ बैठ के करते हैं, और फिर उनको बताते हैं कि आप लोग सीनियर खिलाड़ी हो, जूनियर को भी आपको समझा के, बता के ग्राउंड में खिलाना है, क्योंकि हम बार बार नहीं बता सकते, बार बार नहीं समझा सकते। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोग्राम। एक सवाल मेरा ये था अनूप आपसे, जी सर। जो युवाओं के लिए स्पोर्ट्स का महत्व कितना रहता है अभी, क्योंकि अभी एक तो एकेडमिक्स का प्रेशर रहता है, फिर जैसे आपने भी कहा नौकरी का प्रेशर रहता है, और इसमें स्पोर्ट्स, और अभी बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए हैं। क्रिकेट का तो है ही है, हॉकी है, फुटबॉल भी ग्रो हो रहा है इंडिया में, कबड्डी भी अभी ऑप्शन है। अब तो आपका एडवाइस क्या रहेगा, जो युवा है, आज के युवा है, उनको अगर इंटरेस्ट है, टैलेंट है, तो कैसे बैलेंस कैसे करना चाहिए, कैसे परस्यू करना चाहिए आगे? देखिए सर, अभी गेम्स में ना काफी अच्छा चल रहा है हिंदुस्तान का ना, जो भी है। आपने सभी गेमों के नाम ले दिए, और खासकर ये जो लीग स्टार्ट होने लगी सभी गेमों की, तो अच्छी बात है। इससे और ज्यादा हमारा टैलेंट भी निकल के आया, नए खिलाड़ी भी आए हैं। और जो ये अपना जो लेवल है ना दोनों का, मतलब क्यों, अभी फैमिली क्या करती है सर, फैमिली सोचती है कि भाई हम अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा लिखाएं। सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं। मैं भी एक प्लेयर रहा हूँ, सब कुछ खेला है मैंने, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े, पढ़ाई करे, स्पोर्ट्स भी करे, स्पोर्ट्स कर भी रहा है वो, पर फिर उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि हमेशा पढ़ाई भी इसकी साथ चले। पर सर दिक्कत तो आती है थोड़ी सी, जब हम प्रोफेशनल तरीके से कोई काम करते हैं ना, जैसे हम स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल हम स्पोर्ट्स करने लगे, तो उसके बाद क्या होता है प्लेयर्स का ना सर, हमने सुबह प्रैक्टिस की, सुबह प्रैक्टिस करके हमने खाना वाना खाया, उसके बाद हमें फिर स्कूल करना है, पढ़ाई करनी है, हमें दिन में रेस्ट करने को नहीं मिलता। फिर उसके बाद शाम की प्रैक्टिस होती है, शाम के लिए हमें रेडी रहना है, क्योंकि कोच तो शाम को रेडी रखेगा ना, कोच को परफॉर्मेंस चाहिए ग्राउंड पे। वहां पे बच्चों को दिक्कत आती है, तो उस उस टाइम पे ना प्लेयर्स को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहां पे फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करनी चाहिए, कभी उसका थोड़ा सा, जैसे गेम में उसको थोड़ा सा लूज देना चाहिए, कभी उसको पढ़ाई में थोड़ा सा लूज देना चाहिए। देखिए जैसे पढ़ाई का टाइम है, एग्जाम से पहले आप 1.5 महीने 2 महीने या 3 महीने थोड़ा ज्यादा उस पर प्रेशर है, तो उस टाइम पे गेम को कवर कर दो। बाकी टाइम पे आप पढ़ाई थोड़ा सा रूटीन में चलाओ, और गेम को जैसे बीच बीच में रेस्ट करते रहो। पर पढ़ाई का टाइम जब आता है, एग्जाम के टाइम है, उस टाइम पे थोड़ा सा आप उसको सीरियस कराओ, चाहे एक टाइम का रेस्ट करा दो, एक टाइम प्रैक्टिस करा दो, सुबह का टाइम रेस्ट कराओ, पढ़ाई कराओ, शाम की प्रैक्टिस। तो वहां पे थोड़ा सा पेरेंट्स को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, और खिलाड़ी को तो वहां ध्यान देना चाहिए कि दोनों चीज मुझे साथ लेके चलनी है। जितना इम्पोर्टेंट गेम है ना सर, उतनी पढ़ाई भी है, मैं मानता हूँ। क्योंकि हम लोग पढ़ाई में पीछे थे, और हमें फील होता है अ, अभी भी कि भाई अगर हम पढ़ लेते तो शायद हो सकता है कि हम और आगे निकल सकते थे। अभी गेम हमने छोड़ दी, उसके बाद हम, अगर हमें नॉलेज ज्यादा होती तो हम कुछ भी कर सकते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी जो पढ़ाई के साथ चलती है, वो हम नहीं कर पाते। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बेटा कल को कबड्डी खेले, वो इस लेवल पे आए, और वो पढ़ाई में हमारे जैसा रहे, तो फिर उसको नुकसान होगा इस चीज का। तो मैं चाहता हूँ वो नुकसान हमारे यंगस्टर है उनको ना हो। दोनों चीजों को साथ लेके चले, उसमें पेरेंट्स का भी थोड़ा सपोर्ट हो, और खिलाड़ियों को थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना।
सर एक छोटा सा एक दूसरा मैं आपको पूछता हूँ। ये अरविंद जो हमारे आपके साथ एनालिटिक्स का काम करते हैं जी जी जी। कंप्यूटर लेके हर जगह आ जाते हैं और आपको समझाते हैं कि ये रेडर ऐसा होगा, ये डिफेंडर ऐसा होगा। और हमारी उनसे बात हुई थी और काफी अच्छा बोले, काफी लंबा समझाए हमको कि कैसे कैसे होता है लेकिन मेरा हमेशा एक मानना है कि ये सब एनालिटिक्स सब ठीक है, प्लेयर के माइंड में जो वो खेलता है वो वही खेलता है। ये कैसा है? देखिए सर, पहले वाली कबड्डी अब पहले नहीं रही। पहले हम लोग ऐसा ही करते थे। पहले ना कोचेस बताते थे भाई ये टीम है, उसके साथ ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। अगर वो स्ट्रेटेजी चेंज करके टीम आ गई तो हम कोच की बात मानेंगे, अपना गेम खेलेंगे। हमें खेलना तो हमें है ना अंदर। तो अरविंद जो बात कहता है ना सर, वो बात अभी सही है। प्रो कबड्डी लीग जैसे स्टार्ट हुई है, कंपटीशन बढ़ गए, प्लेयर्स ज्यादा आ गए, यंगस्टर आ गए। अभी इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि वीडियो एनालिसिस है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर एक लेवल तक। ये नहीं कि आप उसी में घुसे रहो, उसके हिसाब से सब काम नहीं हो। क्योंकि हम वीडियो एनालिसिस करते हैं, हम किसी प्लेयर पे हम एनालिसिस कर लिए, ये ऐसे ऐसे करेगा। प्लेयर में अगर क्वालिटी है, मैं मान लो मैं रेडर हूँ, अब हम ज्यादा, मैं बोनस भी करता हूँ, मैं टोटच भी करता हूँ, मैं हैंडरीज भी करता हूँ, मैं टर्निंग भी करता हूँ, मैं इतने काम कर रहा हूँ। तो हम एनालिसिस सब चीजों पे नहीं कर सकते, हम सब चीजों को कवर नहीं कर सकते। हमारा डिफेंस इतना परफेक्ट नहीं है कि हम सब चीज कवर करें। हम दो चीज पे, तीन चीज पे कर सकते हैं, फिर भी दो चीज मेरी बच जाती है अगर मैं चार पांच क्वालिटी मेरे अंदर है। तो जो एक दो स्किल के रेडर है ना, उनको हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। पर ज्यादा स्किलफुल है ना, उसके लिए ना हम वीडियो एनालिसिस भी जरूरी है और अपना पर्सनल भी। हम जो पर्सनल हमारा गेम है ना, हम उसके भी कई बार मतलब वो बोलते हैं देसी तरीके का गेम और कई बार इंग्लिश तरीके का गेम। ये दोनों दोनों क्वालिटी प्ले में होनी चाहिए कि टाइमिंग पे दोनों काम कर सके। ये बराबर, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, देसी तरीके का गेम और इंग्लिश तरीके का गेम बिल्कुल 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 सर। ये और तो वो अरविंद है वाली। ना, मैं एक बात और बताता हूँ सर। अरविंद जो हमारा अरविंद जो है ना, वो बड़ा रॉयल बंदा है। बिल्कुल अपनी पुनेरी पलटन टीम के लिए बिल्कुल लॉयल बंदा है। बिल्कुल लॉयल है सर वो। और उसको इतनी ज्यादा नॉलेज होगी कबड्डी की, ये सच्चाई है। उससे ज्यादा बेस्ट एनालिसिस ना अभी कबड्डी में कोई भी नहीं है। मतलब लेवल में नहीं है कोई उसके, मैं मानता हूँ ये बात। क्योंकि मैंने कबड्डी खेली भी है सर, मैंने देखी भी है और मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ। वो एक बहुत ही अच्छे तरीके का वीडियो एनालिसिस, कबड्डी की इतनी बारीकियों में घुस गया ना वो। उसको कबड्डी की हर चीज का पता लग गया, हर चीज का। वो प्लेयर के दो मूवमेंट से पता लगा लेता कि ये प्लेयर क्या करेगा, देख लो। वो इतना मतलब इतना ज्यादा गहराई में चला गया इस गेम में। और ये हो जाता है सर। जरूरी नहीं है कि हम अच्छे खिलाड़ी हैं, हम अच्छे खिलाड़ी अच्छे कोच बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे कोचेज का रिकॉर्ड रहा है कि कबड्डी में तो खासकर जो अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे ना, वो अच्छे कोचेज हमेशा रहे, अच्छे कोच बने। वो नाम रहा है उन कोचेज का तो मुझे लगता है अरविंद भी थोड़े दिन में कबड्डी का कोच बन जाएगा। वो मुझे निकाल के पुनेरी पलटन में वही कोच होगा टीम का ये मजा आएगा एक दिन। हम आपको और अरविंद को साथ में लगाते थे बात करने में और उसको रिकॉर्ड करेंगे। बट इट हाँ वाज वेरी इंटरेस्टिंग। राजेश, आपकी तरफ से कोई? ये बहुत अच्छा रहा अनूप आपसे बात करके। जी सर, मुझे भी। बहुत ही डिटेल में आज आपने समझाया है। और जो प्लेयर के माइंड में, प्लेयर के, कोच के, कैप्टन के माइंड में जो चीजें चलती है वो भी आपने बताई। आई थिंक आगे चल के कबड्डी एक बहुत ही अहम हिस्सा है अपने इंडियन कल्चर का, और वो होपफुली आगे चलते रहेगा। बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके। अनूप जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू फॉर वाचिंग हिप्पो ब्रेन। थैंक यू अनूप जी, आप आए और हमें समझाया कि गेम क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी जो छोटे छोटे पॉइंट्स है और एनालिटिक्स और गेम का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। डू सब्सक्राइब, do like us on YouTube. Please press the bell icon. It is a pleasure having you guys over. Thank you.